बड़े बच्चा बनमानुस को पीटा। तो सबसे पहले तो आपको ध्वज याद रखना है। ध्वज कब अपनाया गया था? ध्वज के बाद गान, गान के बाद गीत, गीत के बाद चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह, चिन्ह के बाद, चिन्ह के बाद पांचांग। पांचांग मतलब कैलेंडर, पांचांग मतलब कैलेंडर। ये सब चीजें आपको डेट, इन सब का डेट नहीं भूलना है आपको, इनका डेट नहीं भूलना। ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। गान और गीत ये दोनों एक ही शब्द अपनाए थे 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950, 2 दिन जोड़ दीजिए इसमें, 26 जनवरी 1950। आजादी के 10 साल बाद अपनाया गया। आजादी के 10 साल बाद पांचांग 22 मार्च 1947। आजादी कितने साल बाद? 10 साल। 10 साल बाद यही डेट आपसे पूछता है। क्या भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन अकेले लिखा गया था या पूरी एक किताब का हिस्सा था? एक मैगजीन का हिस्सा था, किताब का नहीं, एक मैगजीन का। मैगजीन का नाम तत्वबोधनी, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्या नाम था? जनगण मन। और राष्ट्रीय रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम स्पेशली नहीं लिखा गया है। क्या है वो? एक पुस्तक है आनंद मठ, उसमें से लिया गया है राष्ट्रीय गीत। और अशोक स्तंभ, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है राष्ट्रीय चिन्ह, जिसमें देवनागरी में लिखा है सत्यमेव जयते। अब पांचांग कौन सा है? पांचांग शक संवत। शक राजा शकों द्वारा इसका प्रयोग हुआ, कनिष्क ने इसे बनाया था। ना शक भारत के थे ना कनिष्क भारत में थे, दोनों में से कोई हमारे नहीं थे। हालांकि ओरिजिनल संविधान विक्रम संवत था। विक्रम संवत हमारा भारत का मूल संविधान वो था, पंचांग था। समझ में आ गया? अभी दुनिया जिस कैलेंडर को फॉलो करती है उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या नाम है? वर्ल्ड जिस कैलेंडर को फॉलो कर रही है नाम उसका ग्रेगोरियन कैलेंडर। पोप ग्रेगोरी ने उसे बनाया था, सूर्य पर आधारित है। और मुस्लिम लोग जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं हिजरी कैलेंडर होता है, वो चंद्रमा पर आधारित होता है। और शक संवत के आधार पर हिंदू धर्म के सारे फेस्टिवल होते हैं, वो भी चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर में एक खराबी ये होती है ना कि वो चंद्रमा का जो होता है चक्कर लगाता है वो 28 दिन में पूरा मार देता है। कितना मार देता है? 28 दिन में। तो चंद्रमा के हिसाब से महीना कितने दिन का है? 28। जो मुसलमानों का जो हिजरी कैलेंडर है और हिंदू धर्म का जो शक संवत है वो चंद्रमा पर आधारित है, तो 28 दिन का उसका महीना हो रहा है। यानी आप देखिएगा जहां हम लोग का अंग्रेजी महीना यानी जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वहां जब 30 और 31 यानी एवरेज देखेंगे तो 30 का महीना है, यहाँ एवरेज देखेंगे तो 28 का महीना है। तो हर महीने कितना कमी आ रहा है? 2। हर महीने 2 दिन का क्या हो रहा है? कमी आ रहा है। अब इसमें बस 1 महीना है जो मैच कर जाएगा, फरवरी। हाँ, फरवरी है, इसी का ना एक कमी आ रहा है। तो आप ऐसे देखेंगे तो जो भी कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित होगा वो साल में 24 या 25 दिन पीछे हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम लोग का जो भी कैलेंडर होता है इसी वजह से एक लंबा समय अंतराल के बाद, क्योंकि वो जाएगा 28 और 29 का महीना होगा अंग्रेजी वाला, सॉरी चंद्रमा वाला, और अंग्रेजी वाला क्या हो जाएगा? 30 और 31। तो जो भी त्योहार अंग्रेजी महीना पे होंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर पे उसका डेट फिक्स रहता होगा। जैसे क्रिसमस फिक्स रहता है। आप गुड फ्राइडे देखेंगे तो अप्रैल में आएगा फ्राइडे के दिन, वो अच्छे मतलब गुड फ्राइडे त्यौहार ऐसे मतलब सब शोक का त्यौहार है। लेकिन जो भी चंद्रमा पर आधारित होंगे वो त्यौहार वो खसकते रहेंगे, खिसकते रहेंगे। अब देखिए होली एक टाइम था लास्ट में पड़ रहा था, मार्च के लास्ट में, अभी क्या आ गया स्टार्टिंग कितने मार्च को है? 13 या 14 मार्च को है। लेकिन शक संवत में एक चीज होता क्या है कि हर 3 साल के बाद एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया जाता है। एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया जाता है जिसे मलमास कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? मलमास। तो जो मलमास का महीना जुट जाएगा, लोग उसमें भी मीट मांस नहीं खाते हैं। कहते हैं लोग ने कि ये सब में चीज नहीं खाना चाहिए, ये सब शुभ काम नहीं होता है। मलमास में शुभ काम नहीं होता है। ए भर मलमास तब छुट्टी दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। और तो शक संवत में क्या है ना कि एक 3 साल में जो घसका हुआ समय रहता है, धीरे धीरे जो घसक के पीछे आ रहा है, एक मलमास महीना जोड़ा जाता है, वापस वो चला जाता है आगे। अब जैसे होली है, एक बार मार्च लास्ट में पड़ेगा, मिड मार्च में पड़ेगा, शुरुआती मार्च में पड़ेगा, और जैसे मलमास लगेगा फिर लास्ट में चल जाएगा। तो जो शक संवत पर आधारित है, जिसमें हमारे हिंदू धर्म का त्योहार है, वो घसकेगा लेकिन फिर वहीं वापस चल जाएगा। तो ज्यादा नहीं घसकेगा। लेकिन इस्लामिक कैलेंडर में यानी हिजरी संवत में वो घसकेगा, मलमास उसमें नहीं लगता है, वो घसकते चलाता है। एक वक्त था ना, रमजान तो अब आ रहा है ना, जून में रमजान पड़ता था, जून जुलाई में। और ये बाप रे बाप, रोजा रहने के बाद ना आदमी को हिम्मत नहीं करता था कुछ काम करने का। मई जून मतलब जून जुलाई की जो गर्मी होती है एकदम भयानक होती है, भयानक। लेकिन धीरे धीरे घसकते घसकते अभी के टाइम पे क्या हो गया है, ये अभी मार्च से स्टार्ट हो गया, 2 मार्च को है शायद। पहला रोजा कितने मार्च को है? 2 मार्च को है। 2 मार्च को। तो आप लोग जो खाना बना के खाते होंगे उनका भी टेंशन नहीं है। सुबह उठे, एक आध रोटी खाएं। हालांकि सुबह उठ के 3 बजे किसी से घोटाता ही नहीं है। हाँ, कौन 3 बजे उठ के आपको कोई कहेगा? तो पहले तो रमजान ना रहे तो आदमी पहले उसको समझाए कि तोरा टाइम है रे उठाने का। तो उस टाइम कोई खाओ नहीं पाता है। हर चीज का ना एक बायोलॉजिकल क्लॉक बना हुआ है। हमारे सोने का टाइम फिक्स है, खाना खाने का टाइम फिक्स है। अब जैसे आपको कोई नाश्ता में दाल चावल देगा तो आपको अजीब लगेगा, अरे यार ये तो हमको आदत ही नहीं है। होता है कि नहीं होता है? अब जिसको आदत है वो दाल चावल नाश्ता में भी खा लेगा। हाँ, रात जैसा हम लोग तो रात का बचल चावल रहेगा तो सुबह भून के खा जाते हैं। वो रात का बच गया रोटी तो तल के चाय से खा लू। नहीं, तुम लोग तब तुम लोग अलग गांव का है तब। और शहर वाला उसमें ना बिस्कुट डुबा के खाता है, टोस्ट। टोस्ट डुबा के खाएगा। हिंदी मीडियम वाला बिस्कुट वो में गिरा देगा, देखे ना तो जा। इसलिए हिंदी मीडियम वाला नहीं खाता है। और जो खा के होगा का हमको नहीं बुझाता है। बिस्किट उस्कुट उसमें दम होता है कुछ, उसमें टेस्ट मिलेगा वो अलग बात है। वो बिना मतलब का चीज है वो, खाता रहो। ये सब बचपना में ये सब बिस्कुट उस्कुट खाने में मन लगता था। अब कैसे? बचपन में ना एक क्रीम बिस्कुट आता था, बिचवा में क्रीम लगा आता था, उसका क्रीमा निकाल के ऐसे थोड़ा गया, पहले क्रीमा बकोट के आदमी खा जाता था, फिर दोबारा साट के। अब उस सब का चला गया वो समय। छोटका लेकिन वो अभी भी वही खाता है सब। तो ये तो आप पंचांग वगैरह समझ में आ गया, राष्ट्रीय पंचांग वगैरह। अब हम लोग को देखना है, अभी आप लोग को हम पीडीएफ अपलोड कर देना ऑनलाइन में विवाद का। आप में विवाद जो दिया है ना वो 5 दिया है, और ये आपको पीडीएफ अभी अपलोड कर देते हैं। इसको एक बार आप लोग देख के आएंगे पीडीएफ, तब हम आपको सबको बताते चलेंगे। सेकंड जजेज विवाद क्या था, ये सब चीज। कितना है? 22 है। 22, ये 22 इंपॉर्टेंट है विवाद, इंपॉर्टेंट केस। अरे वही 22-25, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही ना बताएंगे कि खाली संख्या के हिसाब से बताते चल जाए। नहीं समझ रहे हैं? जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं। देख लिए? लाइव वाले लोग अपलोड कर दिए आप लोग को। पहले प्रस्तावना पढ़ा देते हैं और फिर इसको बताएंगे। विवाद वाला आप लोग को दे दिए हैं विवाद। जब तक 1-2 दिन घर देखते रहिएगा आप लोग, तब तक इधर वाला भी चीज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना देखते हैं लोग, संविधान की प्रस्तावना। एक चीज देख रहे हैं तुम लोग, विवाद पढ़ने के लिए बड़ा उत्सुक है। हाँ,
क्या चीज? पता नहीं क्या कह रही है सही से। ये सब कुछ बोलेगी सब ना, हम इन्हें रहेंगे नहीं लिखते हुए, तब वही पढ़ा देते, इधर पूछे क्या? हाँ। एकदम बहुधा बहुधा एकदम है सब। अब इधर घूमेंगे तो है केस स्टडी पढ़ा क्या? आगे बढ़ते हो। सर मुंह से ब्लड आ रहा है, डॉक्टर को देगा। सबसे पहले तो भैया तुम यहाँ पे लंग्स चेकअप करा, अभी लंग्स में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, बाप रे बाप। आफ्टर कोरोना लंग्स में भयानक प्रॉब्लम है, भयानक। अभी ये नहीं, हम हॉस्पिटल में एडमिट थे, हमको भी डर किस बात का हो गया, तो वही हम ऐसे खांसे थे तो हमारे में भी ब्लड आ गया था, इतना वोमिटिंग करते 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 बाद में हम पूरा चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई में पूरा जांच उच करा के उसके बाद समझ में आया कि एक्सेसिव खांसी और बोल देने की वजह से वो ट्रैक छिल गया था। नहीं होता है कभी कभी ज्यादा दौड़ दीजिएगा तो पैरवा छिल जाएगा। तो हम तो एकदम डरा गए, भाई ये क्या हो गया। अब बैच बड़ी लंबा था, कहीं खत्म खत्म हो जाएगा कि नहीं। बहुत खतरनाक खतरनाक बीमारी हो गया सर, तो एकदम चेक कराओ। अब हम लोग चलते हैं। सर भूल जाते हैं हम पढ़ते पढ़ते, क्या करें? तो जब भूल ही जाते हो तो पढ़ क्यों रहे हो? दुनिया का हर इंसान पढ़ के भूलता है, आप इकलौता नहीं है। दिक्कत ये है कि क्या रिवीजन करना है और क्या नहीं रिवीजन करना है आपको पता ही नहीं। आप रिवीजन करने के टाइम दोबारा पढ़ने लगते हैं, ये खराब है। क्या है? ये गड़बड़ है। जैसे हम आपको ये बताए ना इतना, अब बच्चा रिवीजन करने के टाइम ध्वज में ना जो हम बताएं यही पढ़ेगा, तो ध्वज में क्या पढ़ेगा? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, इसमें लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का रेशियो होता है। इसे पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। नीचे हरा रंग, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद, बीच में नीले रंग की 24 तिलिया होती है। विदेश में पहले बार झंडा को मैडम भीखाजी कामा ने 1907 के जर्मनी के स्टुगार्ट में लहराया था। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहते, उब जाएगा धके पगला कहीं का, खाली डेटवा याद रखना। वो कहानियां किसको भूलेगा? 3:2 किसको रेशियो भूलेगा? किसी को नहीं होगा, नहीं भूलता। पिंगली वेंकैया, मैडम भीखाजी का नहीं भूलता ये सब चीजें, ये डेटवा भूल जाएगा। राष्ट्रीय गान को मार ऐसे याद करे, रविन्द्रनाथ टैगोर तत्वबोधनी 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से गाया गया। ऐस पढ़ेगा जिसका कोई याद नहीं। मेन चीज याद करो, मेन, ठीक है। प्रस्तावना, प्रस्तावना को कहां से लाया गया भैया? अमेरिका से। इसकी भाषा अमेरिका लाया कहां से गया है? अमेरिका से। और भाषा ऑस्ट्रेलिया से। भाषा कहां से लाया गया? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना जो है ना, अब ध्यान से समझिएगा, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना के संविधान की क्या कहा जाता है? कुंजी, कुंजी कहा जाता है, कुंजी, ठीक है। प्रस्तावना के संविधान का क्या कहा जाता है? कुंजी। ले दू को बिंदी मार दिए। तो 25% होता है ना ये, अब हो गया 50%। कुंजी अब ठीक है, कुछ कुंजी कहा जाता है। क्यों? तो कहेगा कि संविधान निर्माताओं का जो मन में भावनाएं थी, जिसे हम मनोभाव कहते हैं, क्या कहते हैं? मनोभाव। संविधान निर्माताओं का जो मनोभाव था, उनकी जो इच्छा थी, जो वो बताना चाहते थे, वो कहाँ झलकता है? तो प्रस्तावना में झलकता है। मनोभाव माने संविधान निर्माताओं का मनोभाव कहाँ झलकता है? प्रस्तावना में। प्रस्तावना में झलकता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? उनका क्या कहना चाहता है? मनोभाव का मतलब हो गया कि आखिर वो संविधान से क्या चाहते हैं। तो संविधान में वो चाहते हैं कि सब बराबर हो, धर्म क्या कभी बोलबाला ना हो, या फिर महिलाओं के साथ भेदभाव ना हो, जो पीछे रह गए हैं उन्हें कुछ मतलब आरक्षण दे के आगे बढ़ाया जाए। तो ये उनकी पूरी मनोभाव कहाँ झलकती है? प्रस्तावना में झलकती है। मनोभाव कहाँ दिखेगी? प्रस्तावना में दिखती है। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा भी कहा गया। क्या कहा गया? आत्मा। संविधान का क्या कहा गया? आत्मा।
तो इसमें कुंजी कहिए या आत्मा कहिए, दोनों किसमें दिखता है? आत्मा और कुंजी दोनों किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। प्रस्तावना के अंदर कहीं पे भी वयस्क मताधिकार शब्द का प्रयोग नहीं है, संघ शब्द का प्रयोग नहीं है। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? 18 साल के बाद वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? 18 साल पर वोट डालने का अधिकार, 18 साल पे वोट डालने का अधिकार। कोई दिक्कत? वयस्क मताधिकार की चर्चा है? नहीं है। संघ शब्द की चर्चा है? संविधान निर्माताओं का मनोभाव कहां दिखता है? प्रस्तावना में। कुंजी और आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना। कहां से लाया गया? भाषा। क्या इसमें संशोधन हुआ है? प्रस्तावना में कभी संशोधन हुआ है? कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन। कितने शब्द जोड़े गए? कितने शब्द जोड़े गए? कौन कौन सा? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, हाँ, और एकता अखंडता, एकता और अखंडता, एकता और अखंडता। समझा गया कि नहीं? एकता मतलब होता है हम एक रहेंगे, अखंडता मतलब होता है अगर कोई टुकड़े करने की बात करेगा तो उसको थूरबो करेंगे। तो यहाँ दोनों बात है। एकता मतलब हम सब एक हैं, अखंडता का मतलब कोई कहेगा कि हम अपना कश्मीर अलग ले जाएंगे तो कहेंगे कौन सी बोला रे, क्या बोला तुम, क्या बोला, कैसे अलग ले जाएगा दुनिया? ये सब होता है कि नहीं होता? कश्मीर वाला मामला यहाँ पे। तो ये हालांकि राजनीतिकरण में हम आप समझेंगे कि समाज एक चीज देखिएगा, हम फिल्म, वही फिल्म चलेगी जिस मेंटेलिटी के लोग समाज में हैं। अदरवाइज में हम फिल्म बना दे और उस मानसिकता के रहने वाले लोग बहुत कम हैं, वो फिल्म नहीं चलेगी। जैसे पीएचडी करने में एक बच्चे को क्या तकलीफें आती हैं, नर्सरी से पीएचडी तक एक बच्चे को क्या तकलीफ आएगी, यह फिल्म अगर हम समाज में बनाएं तो ये फिल्म नहीं चलेगी, क्योंकि समाज के लोगों को मतलब ही नहीं है कि एक विद्यार्थी के जीवन में क्या तकलीफ है। तो अगर समाज में खास करके हमारे भोजपुरी में अश्लीलता, बदतमीजी इतनी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब समाज का एक बड़ा हिस्सा है जो इस चीजों को पसंद कर रहा है। उसी तरह राजनीति है, अगर राजनीति में बुरे लोग हैं तो यह बता रहा है कि लोग उस बुरे लोगों को ही पसंद कर रहे हैं। समझा कि नहीं? तो राजनीतिकरण में तो हम लोग चाहे जितना भी आरोप लगा ले तो वो हम ही लोगों के बीच में से और हम अपना प्रतिनिधि भेजे, तो जैसन प्रजा वैसन राजा। तो राजनीति बड़ा उटपटांग चीज होती है, लेकिन एकता और अखंडता के लिए कई बार राजनीतिक संकट आ जाती है। अपनी राजनीतिक फायदे के लिए एकता और अखंडता से भी समझौता कर दिया जाता है। संविधान में कहीं पे भी धर्मनिरपेक्ष, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष नहीं है, क्या है? पंथ निरपेक्ष। क्या है? पंथ निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है जहां धर्म होगा वहां दूरी बना लेंगे। पंथ निरपेक्ष का मतलब कि धार्मिक मामले में हमको बुलाइएगा तो जाएंगे, और नहीं बुलाइएगा तो भी हम कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको इसको एज ए पर्सनल मैटर लेके छोड़ देंगे। हो जाएगा कि नहीं? अगर सहयोग की जरूरत होगी तो सहयोग करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे पंथ निरपेक्ष, भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष। तो अभी अब देखिए कुंभ मेला लगा, कुंभ मेला लगा तो सरकार का काम ये नहीं है कि धर्म से दूरी बना लेना है, क्योंकि हम धर्म निरपेक्ष नहीं है, हम क्या है? पंथ निरपेक्ष। हम धर्म निरपेक्ष रहते तो दूरी बना लेते, जाओ उतना करोड़ों की भीड़ आएगी, कचरा ओचरा, ऐसे नहीं ना होगा। हम क्या है? धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब तो हमें धर्म से, हमारा सरकार, हमारा तंत्र, मेरा संविधान, हमारा सिस्टम धर्म को बढ़ावा नहीं दे रहा है, वो देश को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक काम कर रहा है तो उसकी सुरक्षा, उसकी व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। तो जैसे कुंभ का मेला लगा था तो सरकार ने वहां पर नए घाट का निर्माण कराए थी सरकारी धन से, और वो पंथ निरपेक्ष के अंतर्गत कोई गलत नहीं है। वहां पे लाइटें लगाई गई थी, क्योंकि 1 महीना 2 महीना जब ये 1.5 महीना चलता है, इतना 1.5 महीना लंबा कुंभ का ये जो मेला चलेगा, तो इसमें इतनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्राउड कंट्रोल चाहिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चाहिए, उतनी पुलिस बल चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए चाहिए, पुरुषों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, नई ट्रेनों के लिए। वहां पे इतने लोग आएंगे तो भाई कुछ दिन तो रुकेंगे, एक के दिन तो रुकेंगे, या फिर कपड़े चेंज करेंगे, उनके शौचालय की व्यवस्था करना, ये करना। तो ये करोड़ों रुपए जो खर्च किए गए हैं वो धर्म निरपेक्ष रहता तो उटपटांग हो जाता। हम क्या हैं? पंथ निरपेक्ष है। आप समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा नहीं कि किसी एक ही धर्म में होता है। यहां पर हम लोग जब आप लोग 2017 का समय था, 17-18, यहां पे गुरु पर्व मनाया गया था। सिख धर्म के लोगों ने इतना बेहतरीन मनाया था जिसका कोई हद नहीं। आज भी देखिएगा ईद का, जब ईद आएगा, अभी मार्च में ईद आने वाला है, तो नमाज अगर लोग मस्जिद में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बाहर पुलिस अपनी जीप लेके खड़ी रहती है,
तो जो भी मुस्लिम लोग होंगे आप देखिएगा जो नमाज पढ़ने जाते हैं तो बाहर खड़ी रहती है। अलग बात है कि क्योंकि नमाज जो पढ़ा जाता है वो उसी मस्जिद में आसपास के ही लोग होते हैं, तो एकदम लोकल चीजें होती है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आ रहा है पढ़ने। लेकिन वही अगर जमा मस्जिद दिल्ली जाइएगा, वहां देखिएगा भयानक पुलिस फोर्स वगैरह सारी चीजें लॉ एंड ऑर्डर के लिए मेंटेन करके रख दिया जाता है, ट्रैफिक वगैरह सब चीजें कर दी जाती है। जैसे छठ का त्योहार आता है, आप देखिएगा घाटों वगैरह को सजा दिया जाएगा। तो हम लोग पंथ निरपेक्ष हैं। पंथ निरपेक्ष ये कहता है कि हमें आपके धार्मिक मामले में इंटरफेयर नहीं करना है, लेकिन यदि आप कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और हमारे सहयोग की जरूरत पड़ेगी, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। ये पॉजिटिव सेंस है। और धर्म निरपेक्ष एक निगेटिव सेंस है, ये सब क्या कर रहा है, इसे ये सब नहीं। तो आप बताइए हमारा संविधान धर्म निरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष? पंथ निरपेक्ष। समझ में आ गया? चलिए तो हम आगे बढ़े। समाजवादी क्या मतलब होता है? सरकार हमेशा समाज का ध्यान रखेगी, राशन कार्ड पे 5 किलो भात और ये सब देगी। हालांकि समाजवाद का अगर सच में ध्यान रखना है, सच में ध्यान रखना है, तो गरीब इंसान को गेहूं और दो मुख्य फसल जिससे हमारा पेट भरता है, तो गरीब इंसान को गेहूं और चावल खरीदने में प्रॉब्लम नहीं है, गरीब इंसान को दाल और तेल खरीदने में प्रॉब्लम है। सच में समाजवाद है तो आप कहिए कि देख भाई गेहूं और चावल सस्ता है, तो हम तुमको 5 किलो दाल और 5 लीटर तेल दे देते हैं, सरसों तेल जा। अब काजू किशमिश फोटानी है, ये नेसेसिटीज नहीं है, वो उसका फोटानी है। तुम काजू किशमिश, आखो जी का काजू किशमिश खाएगा, ज्यादा खाने के बाद तुरंत कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, नहीं समझे? ये सब चीजें उतनी अच्छी नहीं है, बहुत उतर। तो हम रियल मायने में अगर हम समाजवाद होते हैं तो आप सोचिए, आप अपने से सोच के देखिए, आप सब यहाँ लॉज में ज्यादातर मेजोरिटी बच्चे खाना बना के खाते होंगे। हाथ उठाइए वो बच्चे जो खाना बना के खाते हैं, मेजॉरिटी है आप में, बस हाथ नीचे कीजिए। और जो हॉस्टल में बना बनाया खाते हैं या टिफिन सर्विस वाले हाथ उठाइए। होटल टिफिन या ये लोग मतलब जो बना ऐसे खाते हैं, ठीक है। तो लड़कों की संख्या कम है इसमें, लड़कियों क्योंकि हॉस्टल ना, बॉयज हॉस्टल सक्सेस नहीं हो पाता है। इतना ना अड़च के खा जाएगा, इतना अड़च के खा जाएगा जिसका कोई हद नहीं। तो हमारे एक जो जानने वाले यहाँ के लोकल लोग हैं, वो बॉयज हॉस्टल भी चलाते थे, लेकिन बाद में उसको गर्ल्स हॉस्टल में कन्वर्ट कर दिए। अब मुख्य कारण यही था। कह रहे थे जानते हैं सर एक दिन घाटा हमको कैसे लग गया? क्या बताइए, हम दुख जानना चाहें। कहे कि लड़का तो बहुत था सब इसमें, अच्छा लॉज चलता था, लेकिन ना बिहार दरोगा वैकेंसी दे दिया और उसी लगले बिहार पुलिस दे दिया। सुबह शाम दौड़ने जाता था दौड़ के कोई आएगा तो भूख लगेगा भयानक और भाई उसको भूख लगेगा तो आधा पेट कोई खाएगा। और भूख ऐसा चीज है ना कि भूख लगने के बाद अगर पेट भर गया तो खाना अब स्वादिष्ट अब नहीं खाएगा वापस। तो सबका अलग। तो आप सब खाना बनाते होंगे, आप बताइए आपको गेहूं और चावल खरीदते पे ज्यादा अखड़ता है या दाल और सरसों तेल? तो हम रियल मायने में समाजवाद है तो हम लोग 2 रुपया किलो भात और चावल और दाल ये दे रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि ये हम खरीद लेंगे, कृपया करके या तो इसका रेट कम कर दीजिए दाल और सरसों तेल का, या फिर एक काम कीजिए आप हमको इस पे दे दीजिए। लेकिन सरकार कभी नहीं चाहेगी कि पढ़े लिखे लोग समाज में आए, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जिस दिन समाज में आ जाते हैं ना, वो दुखती नस पे पैर रख देते हैं एकदम। और बाकी यदि कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं है, समाज में अशिक्षा ज्यादा है, तो लोग जिंदा रहने को विकास समझते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? जिंदा रहने को विकास समझा जाता है। ये हाल हो गया। हाँ, तो ये समाजवाद पंथ निरपेक्ष समझ में आ गया। कितनी बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में? एनी प्रॉब्लम? प्रस्तावना में समाज ये सब की चर्चा तो है नहीं, वयस्क मताधिकार इत्यादि की चर्चा नहीं है। प्रस्तावना में तो किस किस चीज की चर्चा है? तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की चर्चा है, जो फ्रांस की क्रांति से लाया गया है। तो बताइए प्रस्तावना में फ्रांस की क्रांति से क्या लाया गया है? समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। बंधुता, बंधुता लाया गया। क्या लाया गया? बंधुता। अमेरिका के संविधान से क्या लाया गया? प्रस्तावना। भाषा,
समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, वयस्क मत अधिकार है, संघ शब्द है। संविधान निर्माताओं का मनोभाव और भावना कहां दिखती है? वस्तु। संविधान की कुंजी हाँ? और आत्मा कितनी बार संशोधन? एक बार बस संशोधन हुआ है। कितनी बार हुआ है? संशोधन बस एक बार हुआ है। संशोधन कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। आगे बढ़ जा। अब प्रस्तावना खोलिए आप लोग और उसको पढ़िए एक बार। सारे बच्चे लोग प्रस्तावना खोलिए और पढ़िए। आराम से पढ़, पहले भाई हल्ला करके मत पढ़। हमको कौन चीज सुना रहा है? पढ़े? तो दिख ही नहीं रहा। दिख रहा है? पढ़े कुछ लाइव वाले लोग? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, समझो रीडिंग नहीं लगाना है, उसको समझो क्या कर रहा है। उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, कितना न्याय बोला है? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। वो कहना क्या चाह रहा है उसको पकड़ो। कितने प्रकार का न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कितना? 5। क्या चीज? 5। कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। दोबारा, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास। जब आधे घंटे में इसका तबीयत खराब हो जाता है। सब पता ही नहीं चलता, वॉइस क्लास में डिस्टर्ब कर देती है सर। आधा घंटा पहले चल जाता। आने की क्या जरूरत थी आज क्लास? हाँ, आगे बढ़े। दोबारा बोलिए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5। अन्याय कितने प्रकार की? 3। कौन कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। कितने प्रकार का न्याय? 3। तो न्याय कहेगा तो कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो कितने प्रकार का न्याय? 3। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? स्वतंत्रता 5, स्वतंत्रता 5। क्वेश्चन घुमा देगा बाबू। हाँ, कहेगा कितने प्रकार का मूल अधिकार? पहले 7 प्रकार का था, संपत्ति का अधिकार समाप्त। अभी कितना है? 6 प्रकार। तो कहेगा संविधान में कितने प्रकार का अधिकार? 6। कितने प्रकार का? 6। कितने प्रकार का आपका स्वतंत्रता? 5। कितने प्रकार का न्याय? 3। यही सब पूछता है, यही सब तनी तनी खखोर खखोर पूछता है। तुम लोग पूरा मार ऐसे रगड़ के याद कर रहा था, और जैसे बोले कि बाबू पढ़ो पढ़ो धाय दे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो बताइए धर्म और उपासना की स्वतंत्रता कितने प्रकार की स्वतंत्रता हो गया? हाँ, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो समानता का गो 2, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो समानता का गो, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्राप्त कराने के लिए, ये प्राप्त कराने के लिए क्या क्या प्राप्त कराने के लिए? तो समझो, ओ ना क्या क्या प्राप्त कराने के लिए? तो 3 गो स्वतंत्र, 3 गो न्याय, 5 गो स्वतंत्रता, 2 गो समानता। 3 गो न्याय, 5 गो स्वतंत्रता, 2 गो समान। प्राप्त कराने के लिए, प्राप्त कराने के लिए, यानी ये सब चीजवा जो है ना, इतना को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की स्वतंत्रता। हाँ, समानता, समानता। समझ में आ गया? हाँ, अगर आपको पूरा बताना है तो ये तीनों का नाम ले लीजिए, 5 का नाम ले लीजिए, दोनों का नाम ले लीजिए। तो प्रस्तावना बड़ा सिस्टमेटिक लिखा गया है। हालांकि जब आप इसे समझेंगे नहीं ना तो बोझ लगने लगेगा, अजी याद नहीं होगा, लेकिन वो है बड़ा सिस्टमेटिक, एकदम सिस्टमेटिक है। हम भारत के लोग, क्या चीज है? हम भारत के लोग, यानी संविधान ने किसी को शक्ति दिया ही नहीं ना। ये कहा कि हम संशोधन, ये भी तो कह सकता था सुप्रीम कोर्ट 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता। सुप्रीम कोर्ट को बोला है ना। ये भी कह सकता है कि भारत का संसद नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय, 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की दे सकता है। बोला है संसद को, 2 आदमी को किनारे कर दिया, संसद किनारे कर दिया, सुप्रीम कोर्ट किनारे किया, सब किनारे हो गया, क्योंकि राष्ट्रपति संसद में ही आते हैं, संसद के अंग है। यानी किसी को बोला ही नहीं है। ये इतनी जरूरी चीजें जो हर देश को चाहिए, संविधान निर्माताओं का मनोभाव जो लगता है जिसमें, उसमें ना संसद को पूछा ना सुप्रीम कोर्ट को पूछा। पूछा किसको? हम भारत के लोग, यानी हम सब मिलकर स्वतंत्रता, समानता, ये सब के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो संविधान की प्रस्तावना शक्ति किसे देता है? हाँ, हम भारत के लोग। एनी प्रॉब्लम? किसे शक्ति देता है? हम भारत के लोग। कितने प्रकार का न्याय? कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। तीनों न्याय करने की बात है। यही कारण है कि सामाजिक न्याय अच्छे से हो, इसलिए समाज में हमसे कहा जाता है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 आप देखेंगे, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। अर्थात सामाजिक न्याय होगा। समाज में गरीब और अमीर कोई अलग अलग जाति के साथ कानून भेदभाव नहीं करेगा, उसके साथ न्यायालय एक जैसा भेदभाव करे, एक जैसा बिहेव करेगा, अतः उसे सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय है। अगर सपोज कीजिए उसका सामाजिक न्याय, कोई उसको बोल दिया जाति सूचक सब, तो चल जाएगा न्यायालय में, कहेगा आपके प्रस्तावना में लिखल था सामाजिक हमारा न्याय मिलेगा और समाज के मुद्दे पर न्याय मिलेगा, समाज में हमको न्याय नहीं मिल रहा है, तो कहेगा कौन बोला है तुमको, बुला के लाओ, उसको सजा दिया जाएगा। बार बार सजा देने से अच्छा था उसको कानून बना दिएगा, भाई किसी को बोलेंगे तो इसे आपको सजा दिया जाएगा। तो सामाजिक न्याय है। कौन कौन न्याय, कितने प्रकार का न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। आर्थिक न्याय में है आप सबको जॉब के लिए बराबर अवसर हैं,
आपकी पैसे कोई नहीं छीन सकता है, आपका अकाउंट कोई खाली नहीं कर सकता है। आर्थिक न्याय की बात भी है और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय में आप भी अपनी एगो पार्टी बना लीजिए, कफन छाप। कौन मना किया है? कोई मना किया है? हाँ, कोई बना सकता है पार्टी। आप राजनीतिक रूप से महिलाएं थोड़ी मतलब पीछे हैं, लेकिन ये अपना बात मनवा लेती हैं, अपना बात मनवा लेती है। वरना जिस दिन देश की महिलाएं अपनी पार्टी बना ली, वुमेन्स पार्टी ऑफ इंडिया, सारी महिला उसी को वोट डालेगी। हाँ, तो तुम लोग राशन कार्ड पे क्या दोगी? लोग चावल गेहूं की जगह क्या चीज, मतलब हाँ। आगे बढ़ते हैं। तो न्याय बताओ कितने प्रकार का? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समझा गया कि नहीं गया? धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब देखते हैं आगे। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समान, सबके लिए समान प्रतिष्ठा है, सबके लिए समान अवसर है। प्रतिष्ठा सबके लिए क्या है? समान। अवसर सबके लिए समान। तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए, प्राप्त कराने के लिए, प्राप्त कराने के लिए मेन चीज हो गया संविधान का। जो प्रस्तावना कल तब तक समझ नहीं आ रहा था कि लिखा क्या है, अब आप लोग को थोड़ा थोड़ा बुझाने लगा होगा। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, अब एक एक करके समझते रहो। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या होगा? संपूर्ण मतलब कंप्लीट, प्रभुत्व संपन्न, संपन्न मतलब धन से संपन्न। तो संपन्न कोई मतलब नहीं है, मतलब जो चीज आपके पास पर्याप्त मात्रा में उसी को कहते हैं संपन्न। नहीं समझ? जैसे सारे गुण हैं तो कहेंगे सर्व गुण संपन्न। तो ये जो संपन्न शब्द है, इसका मतलब है कि इसके पहले जो शब्द है उसका पूरा कंप्लीट करना है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी इसका मतलब यही है कि बस ये वाला जो प्रभुत्व शब्द है ना, प्रभुत्व, यही मुख्य रूप है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हो गया कि इसी को एकदम अच्छा से रखना है हमको। तो ये प्रभुत्व का मतलब क्या होता है? कि हम किसी के दबाव में ना आए, हम किसी के दबाव में ना आए। सोवर्ण, सोवर्निटी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सोवर्निटी। वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोमली सोवर्ण, सोवर्निटी जो होता है मतलब संप्रभुता। संप्रभुता होता क्या है? जब हम किसी के दबाव में काम न करें, उसी को कहेंगे संप्रभुता। कोई भी भारत का 28 राज्य संप्रभु नहीं है, क्योंकि वह दबाव में काम करता है किसके? सेंट्रल के। किसके? सेंट्रल के दबाव में काम करता है। तो कोई स्टेट गवर्नमेंट संप्रभु राज्य है? नहीं। तो हर राज्य के पास अपना एक क्षेत्रफल है, अपनी जनसंख्या है और उसे कंट्रोल करने के लिए सरकार है। लेकिन उस सरकार के पास संप्रभुता है, संपूर्ण संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता है लेकिन संपूर्ण संप्रभुता नहीं है। बिहार सरकार के पास पूरा पावर है कि नहीं है? बिहार सरकार के पास पावर है कि नहीं है? बोलिए। लेकिन कंप्लीट पावर है? कंप्लीट पावर नहीं है। और नोट चेंज करना चाहे बिहार सरकार, यूपी सरकार चेंज कर देगी। संप्रभुता है लेकिन संपूर्ण संप्रभुता नहीं। तो बताइए, भारत को संप्रभु संपन्न बनाना है या संपूर्ण संप्रभुता बनाना है? तो बताइए, प्रभुत्व संपन्न बनाए या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न? तो हम ये भी तो कह सकते हैं, तो प्रभुत्व संपन्न, तो फिर तो बिहार सरकार भी प्रभुत्व संपन्न, कंप्लीट संप्रभुता नहीं है। उसका तो 370 नहीं हटा था। जब 370 नहीं हटा था तो जम्मू कश्मीर भी क्या था? संप्रभुत्व संपन्न, संप्रभुत्व संपन्न। सोचा बहुते तांडव किया है कि नहीं जम्मू कश्मीर? कोई दिक्कत? आप ग्रेफाइट कोई दिक्कत? आगे बढ़े तो बताइए, प्रभुत्व संपन्न ठीक है या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। कोई प्रॉब्लम?
तो हम भारत के लोग भारत को, अब ऐसे समझिए कहना क्या चाह रहा है, हम भारत के लोग, हम सब लोग का काम है ये, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहला लाइन समझ में आ गया कि नहीं? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी का मतलब समझ में आ गया? अब पंथ निरपेक्ष का मतलब समझ में आ गया? अभी कोनो गधा का नहीं पता है पंथ निरपेक्ष। समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्र का मतलब होता है प्रधानमंत्री का चुनाव और गणतंत्र का होता है राष्ट्रपति का चुनाव। तो बताओ हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं कि नहीं है? लोकतंत्र उसे कहेंगे जहां हमारा शासनाध्यक्ष अर्थात जिसके हाथ में मेन सत्ता है उसका चुनाव हो रहा हो। तो हमारे देश में मेन सत्ता प्रधानमंत्री के पास है और उसका चुनाव हो रहा है। तो ये हो गया आपका क्या चीज? लोकतंत्र। और गणराज्य किसे कहेंगे? जिसमें शासन का प्रमुख नहीं बल्कि फॉर्मेलिटी के लिए जिसे बैठाया गया है उसका भी चुनाव हो रहा है। मतलब फॉर्मेलिटी के लिए भी बैठाया है और ओकरो चुनाव हो रहा है। तो हमारे यहाँ फॉर्मेलिटी के लिए कौन बैठा है? राष्ट्रपति, और ओकरो चुनाव होता है। एक तो बैठल है फॉर्मेलिटी के लिए, ओकरो चुनाव होता है। तो हम लोग क्या है भाई? एक्चुअल में हम लोग लोकतंत्र हैं, बट हमारा फॉर्मेलिटी वाला आदमी भी चुन के आ रहा है। जबकि आप ब्रिटेन को देखिए, ब्रिटेन एक्चुअल लोकतंत्र है क्योंकि उसका जो मेन है प्रधानमंत्री वो चुन के आ रहा है, बट उसका फॉर्मेलिटी के लिए बैठी महारानी चुन के नहीं आ रही है। अतः वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य नहीं है, वो लोकतंत्रात्मक राजतंत्र है। लोकतंत्रात्मक राजतंत्र, क्योंकि राजा फॉर्मेलिटी के लिए है, उसका चुनाव नहीं हो रहा है। तो बताइए हम लोकतंत्रात्मक राजतंत्र हैं या लोकतंत्रात्मक गणराज्य हैं? लोकतंत्र कब कहेंगे? जो मेन है उसका चुनाव हो। हमारे यहां मेन कौन है? तो हम लोग लोकतंत्र हैं। और हम गणराज्य क्यों हैं? फॉर्मेलिटी वाले को भी चुन रहे हैं। मतलब वो तो किसी काम का काम नहीं करेंगे और उसके बाद हम लोग चुनिए रहे हैं। ये अलग बात है कि उनको चुनने की प्रक्रिया डायरेक्ट नहीं है, हमारे द्वारा चुने गए सांसद जाके उन्हें चुन लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे ना तो पूरा निचोड़, ऐसे ही संविधान की आत्मा या कुंजी नहीं कहते हैं, इतने में गागर में सागर सब भर देगा, सारा भर दिया, एक के लाइन में निपटा दिया कि हम सब जब तक रहेंगे भारत को एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी जब तक हम रहेंगे पीएम का चुनाव ही होगा, कोई तानाशाही नहीं आएगी कि हम ही रहेंगे, और राष्ट्रपति का भी चुनाव होगा, कोई तानाशाही नहीं आने देंगे, हम ही होंगे। अब समझ में आता है कि लोग अंबेडकर साहब को इतना पूजते क्यों हैं? हाँ, एक एक लाइन में जो उन्होंने गढ़ा है ना, आप संविधान को जिस दिन अच्छे से समझ जाएंगे, अब तो आप लोग धीरे धीरे उतना मैच्योर हो गए, समझ में आ जाता है होगा, तो आपको समझ में आ गया रियली यार इंसान अवतार लिए हुए थे, बहुत महान। लेकिन अफसोस इस देश की राजनीति, जो व्यक्ति एक भगवान की तरफ पूजना चाहिए उसे एक जाति विशेष के लोग ही ज्यादा वैल्यू देते हैं, बाकी लोग कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी निभा के चले जाते हैं। ये अफसोस की बात है, वो एक जाति विशेष के लिए नहीं बने थे। हाँ, ये जरूर है कि उस जाति को जिन्होंने सताया गया था उसके लिए वो आवाज बने थे, समझे? तो आवाज बने थे तो इसका मतलब ही नहीं कि आप उनको एक दरकिनार कर देंगे। समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? हाँ, तो हम लोग कैसे, हम लोग लोकतंत्रात्मक राजतंत्र हैं, हम लोग लोकतंत्रात्मक एनी प्रॉब्लम? कितना आराम से संविधान समझ में आ रहा होगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो जम्मू कश्मीर था ही प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हमारे देश का नोट क्या होगा, विदेश नीति क्या होगा, कौन जहाज खरीदा जाएगा, किस देश से संबंध रखना है, किस देश से युद्ध करना है, यूएनओ में जाएंगे कि नहीं, ट्रंप के भाषण में जाना है कि नहीं, 15 अगस्त 26 जनवरी को किसको बुलाना है, नहीं हो बुलाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी से नहीं पूछते हम लोग। हमारा कौन मंत्री रहेगा, कौन राज्यपाल रहेगा, कौन राष्ट्रपति रहेगा, कोई बाहर का आदमी डिसाइड करता है। तो हम लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न?
तो हम देखो, संविधान वालों को भारत की कल्पना देखो, शब्दों में समझना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, समझो ध्यान से, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाए। तो लोकतंत्रात्मक क्योंकि पीएम चुनेंगे, गणराज्य क्योंकि हम लोग राष्ट्रपति चुनेंगे, गणराज्य बनाने। और ऐसा नहीं चुन लिए तो ये लोग अपना मनमानी करेंगे। ये लोग भी क्या हैं, समाजवादी रहेंगे, समाज का ध्यान देंगे, पंथ निरपेक्ष रहेंगे, धार्मिक मामले में टांग नहीं लड़ाएंगे बल्कि पॉजिटिव रिस्पांस करेंगे। क्या कहेंगे, पॉजिटिव रिस्पांस देंगे। देख लेंगे कि नहीं देखेंगे, बनाने के लिए, क्या करने के लिए, बनाने, तथा उसके समस्त नागरिकों को। यानी अब तो ये लोग सरकार, जो हमें सरकार को देना था हम सरकार को दे दिए। क्या दिए सरकार को, यानी हम सब मिलकर, हम भारत के लोग, ध्यान से समझो, तुम नहीं बोलो, पहले हम जो बोल रहे हैं उसको समझो। हम भारत के लोग, यानी हम सब मिलकर, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बना दिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के। तो हम लोग क्या बना दिए, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब हमने देश की कल्पना कर दिया, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को, मतलब हम लोगों को, तथा उसको समस्त नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता प्राप्त कराने के लिए, प्राप्त कराने। अब बीच में भर दीजिए, 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में, ये 5 करा लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, उस व्यक्ति को गरिमा महसूस होना चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए अपने देश में रहने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 या मिति मार्ग सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये उस कैलेंडर का नाम है, इसका नहीं याद रखेंगे तो चलेगा। 26 नवंबर 1949 को विक्रम संवत में कैसे बोला जाएगा पता है? 26 नवंबर को ही संविधान फाइनल हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, तो उसको हिंदी में कैसे बोलेगा विक्रम संवत से? बहुत टफ था। मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, 26 नवंबर को ही बतिया बोला है। जो 26 नवंबर 1949 कहिए, इसी को हिंदी में बोलिए। 26 नवंबर 1949 को बोलेंगे तो ऐसे नहीं बोलेगा, वो कहेगा 26 नवंबर 1949, तो 1949 जो है वो विक्रम संवत में 2006 आ जाता है, तो कहेगा संवत 2006 विक्रमी। तो 1949 ऐसे नहीं पड़ गया, संवत 2006 विक्रमी, जैसे 26 नवंबर 1949। इसको क्या कहेगा समझो ध्यान से, संवत 2006 विक्रमी, विक्रमी ये किसके जगह पे आया है? 1900 में, समझा गया? अब यहां समझो, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी। अब देखिए चंद्रमा जो है वो 26 तारीख को अनहरिया था कि अजोरिया था। कृष्ण की सप्तमी रहेगी तो अनहरिया, शुक्ल की सप्तमी रहेगी तो अजोरिया, इस सब लिखना होता है। तो उससे अच्छा आप लोग बोलिएगा 26 नवंबर 1949 ओकरा हिंदी में बोलेगा मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, याद नहीं होगा। मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, शुक्ल माने अजोरिया का 7वां दिन, अजोरिया का 7वां दिन, मतलब 26 नवंबर को अजोरिया होगा और उसका सप्तमी होगा 7वां। मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, तो उसकी जगह पे बस क्या बोल दीजिएगा 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, याद रहेगा। दोबारा बोलेंगे, न्याय कितने प्रकार का, स्वतंत्रता, समानता, याद हो जाएगा। तो हमने सरकार को ऊपर दे दिया 3 लाइन, तो क्या दिया हम लोग सरकार को? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए दे दिए। सरकार को जो देना था, सरकार को जो देना था दे दिए। अब हम समस्त नागरिकों को मिलने वाला है 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता। तो एक बार दोबारा सरकार को जो देना है दे देते हैं। रेडी? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता मतलब दोस्ती, भाईचारा, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949, आज तारीख 26 नवंबर 1949, आज तारीख 26 नवंबर 1949, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम। ये तो पागल कर देगा हो, ये खाली तुम लोग 26 नवंबर 1949 बोलो। तुमको बहुत हैवी फेंकने का मन करे ना तो ये भी याद कर लेना, इतनी मेहनत करना और तनी फेंकने के लिए याद कर लेना। रुको बताते हैं, और उसके बाद फेंकना बैठ के, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम लोग फेंकते भी तो खूब, हाँ हमको सब पता है। अरे हमारा नहीं पता है तुम लोग क्या करता है लोग। दृढ़ संकल्पित होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अलंकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। एतद द्वारा सब लोग मिलकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अलंकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। अलंकृत मतलब बना देते हैं, अधिनियमित मतलब लागू करते हैं, आत्मार्पित करना मानते भी हैं, लागू करके मन में न करे। नहीं समझ में आ गया? समझ? अलंकृत मतलब लिख के कंप्लीट, अधिनियमित मतलब लागू कर दिए, आत्मार्पित मतलब मानियो लिए। समझ में आ गया? आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा सब लोग एक होकर, एक मत होकर, एतद द्वारा इस संविधान को अलंकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। हो गया? कोई दिक्कत? याद हुआ कि नहीं? समझ में आया ना कैसे कैसे प्रस्तावना पढ़ना है? इस दुर्भाग्य देखो हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम का, संविधान जैसे लिखा गया है वो तो ठीक है, लेकिन आप कोई भी पॉलिटी की किताब लीजिएगा तो पॉलिटी का किताब इसलिए लिखा गया है कि आप परीक्षा पास होइए, न कि संविधान के लिए। संविधान के लिए बेयर एक्ट ले लीजिए, ओरिजिनल हूबहू संविधान है, ना कॉमा फिल स्टॉप कुछ नहीं, उसी का टाइप करके दे दिया वहां पे। लेकिन अगर आप कोई पॉलिटी की किताब ले रहे हैं, तो वो तो आपको समझने के लिए रखा है। मेजॉरिटी पॉलिटी की किताब में प्रस्तावना पहले पेज पे है। जब विद्यार्थी पढ़ने जाता है ना, दहल जाता है वो। हम भारत के लोग भारत को 3 बार में पढ़ते, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर कंफ्यूजन में तो सही पढ़े कि नहीं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसका पूरी आत्मविश्वास दहल जाता है उसका, और रट के भूल जाएगा। एक्चुअल में प्रस्तावना पूरे संविधान की कुंजी है, पूरे संविधान की आत्मा है। तो जिसने पूरा संविधान पढ़ा है उसी को मतलब पता है कि आत्मा क्या होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लास्ट में पढ़ना चाहिए इसको, इसलिए हम सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं। समझ में आ गया? तो शुरुआत में देता है वो तो इसलिए देता है कि आपको याद रहे, सिलेबस का हिस्सा नहीं है, पेजवा के आगे नहीं 2-4 को लिख देता है वहां पे, इसलिए। अच्छा, कई जगह कई सरकारी स्कूल में ना प्रेयर में यही होता है। हाँ, प्रेयर में होता है, सीबीएसई में भी होता है, हिंदी में कि इंग्लिश में? सीबीएसई में हम लोग सीबीएसई में जब पढ़ते थे तो हम लोग अपने ओ गॉड गिव मी करेज टू डू व्हाट इज राइट, ये सब होता था। लास्टों में रोक के प्रेयर कराता था, फादर वी थैंक दी एंड फॉर द नाइट, दुआ याद नहीं, अब तो उतना भुला गया आदमी। और उसके बाद कुछ बुझेबे नहीं किया, पूरा सीबीएसई में पढ़े, उसमें हमको एक ही चीज बुझाया, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर।
ओकरा बाद हमरा कुछ बुझेबे नहीं किया। बाद में मैट्रिक उट्रिक में आए तो हम कहे तब मे आई गो टू ड्रिंक वाटर से ना काम चलते, जिंदगी पार ना हो तो ऐसे हम, तब हम छोड़ दिए सीबीएसई बोर्ड। और मेरे जीवन का सबसे अच्छा डिसीजन था। हाँ, वो इसलिए नहीं करें कि सीबीएसई बोर्ड अच्छा या खराब है, हम उसके लिए फिट नहीं थे, हम उसके लिए फिट नहीं थे। फिर हिंदी मीडियम में है तो वहां का प्रेयर अलग था, वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जा। ये वाला प्रेयर आप लोग के स्कूल में हुआ था कि नहीं? किसी किसी में ये भी होता होगा सरकारी स्कूल में। तो सरकारी का तो अलग वो रहा है। तो हम लोग के स्कूल का फीस सरकारी में कितना होता है? सरकारी में 25-30 रुपये फीसे लगता है, लगता है। हम लोग के टाइम पे लगा था बोले स्कॉलरशिप में वापस आ जाए। जो भी हो लगता था जी फीस, हम लोग दिए हैं भाई। प्राथमिक शिक्षा के लिए ना, हम इंटर की बात कर रहे हैं, इंटरमीडिएट में हम लोग का 30-40 रुपए ऐसे लगा था, तो हम लोग का नहीं लगता है। एडमिशन के टाइम पे लगेगा और फिर इस टाइप का लगता है। वो काज ने कहां से पढ़ के आई है? जापान से, ओकरा फीसे नहीं लगल है। इंटर में कहिया फ्री हो गया जी? तो तुम ही तो कह रही थी नहीं लगता। प्राइमरी की बोल रही थी, प्राथमिक में कहां से लगेगा? उसमें प्राथमिक की नहीं कर रहे हम, इंटरमीडिएट की कर रहे हैं। वहां तक तो हम तो सीबीएसई से पढ़े हैं, उसमें तो और फीस लगता था। हाँ, हम लोग जब प्राइमरी, हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे और सीबीएसई बोर्ड से था, 120 रुपया मंथली फीस था। मतलब हमको, हम जब एडमिशन लिए थे, जब से हम फीस जमा करते थे, हमको उस समय से याद था कि हम एक ही स्कूल में 13 साल पढ़े थे और सीबीएसई बोर्ड से था। निकले बस इसीलिए कि वो सीबीएसई बोर्ड से था, फिर हमको हिंदी मीडियम में जाना था। तो एक ही स्कूल में हम 13 साल पढ़े, नर्सरी से लेके मैट्रिक तक पढ़िएगा तो ऐसे ही 13 साल हो जाता है। मैट्रिक तो ऐसे ही 10 साल हो गया, और एक यूकेजी एलकेजी करके 12-13 साल ऐसे हो जाए। 12 साल तो ऐसे जेनविन लग जाएगा, नर्सरी केजी 1 से लेकर 10, 1 से लेकर 10 ऐसे हो गया नर्सरी केजी। उसके बाद होते थे वहां पे। तो हमको याद है कि क्लास 3-4 के बाद ऐसे होता है कि खुद से आदमी फीस जमा कर देता, उससे पहले गार्जियन आते थे जमा करने। तो 30 रुपया से था फीस, और जब छोड़े तो 120 रुपया था। 30 रुपया और उसके बाद 120 रुपया। और फिर जब इंटर में आए तो उसका था 30 या 40 रुपया। अभी भी सरकारी में उतने लगता होगा। क्या जी? अरे बाप रे बाप, लड़की का कहना है कि सर आप मीडियम चेंज किए थे तो आपको दिक्कत नहीं होता था, हमसे पढ़ने नहीं जाता था। पहली बार हम देखे ना, पगला गए हम। तो उष्ण कटिबंधीय हम पढ़िए नहीं पा रहे थे, समझना तो दूर की बात है, उष्ण कटिबंधी। तो हम जाने के तो चले गए। तो हम सर को पूछे कि सर हम तो इंटर नहीं हिला पाएगा हमसे, तो दुका दुका लिख ले, वोल्टेज को विभव लिख रहा है, नहीं समझेगा। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को विभवांतर लिख रहा है, पागल कर देगा सर ये। समांतर क्रम श्रेणी क्रम क्या होता है? हम लोग तो सीरीज एंड पैरेलल पढ़े हैं। तो कहेंगे पहले तुम अखबार पढ़ो, तुम पहले हिंदी पढ़ना थोड़ा ठीक ठाक कर लो। तो पहले कुछ दिन अखबार पढ़ें, और लिखने के लिए मात्रा एने का उन्ने तो अबेले है, तो अभी तक है लिखना, इधर को लिखेंगे उधर, पगला गया आदमी। लेकिन कम से कम हाय मे आई गो टू ड्रिंक वाटर से तो अच्छा था ना। एनडीए के लिए उसमें क्या ही आपको मीडियम रखना है। अब इनका कहना है कि सर जब आप एनडीए की परीक्षा दिए थे तो उसमें मीडियम क्या रखे थे? वो तो ऑब्जेक्ट, वो तो ओएमआर रंगने वाला होता है, उसमें दोनों मीडियम में आपके क्वेश्चन रहते हैं। आप ओएमआर रंग दीजिए, और जब पास होइएगा तो इंटरव्यू आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, वहां कोई ऑप्शन ही नहीं है, हिंदी में नहीं दे सकते हैं। तो वहां तो एकदम अच्छा से हमको आइडिया था इंग्लिश मीडियम में, तुरंत चालू हो गया मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर। हाँ?
बाजी याद हो नहीं है, इतना खतरनाक टीचर थे। हम लोग की एक मैडम थी, तो वो पढ़ा, जब क्लास 5 में पढ़ते थे तो क्वेश्चन आंसर सुनने के लिए ना, मतलब कसाई से बुरा मारती थी। लगता था कि आज ये काट डालेंगे। लाइन में खड़ा करके मार, लाल कर देती थी यहाँ पे, हाथ हाथवा उलाट के, और मिटाने वाला डस्टरवा होता था, लकड़िया से ठक ठक मारते थे। और लड़की सबको, तुमको पढ़ के आना चाहिए, पढ़ के आना चाहिए। बहुत खराब लगता था। तो हम कहे कि अगर हम गलती से मास्टर बन जाए, दोनों को बराबर पीटेंगे। बराबर पीटते हैं कि नहीं? एकदम बराबर पीटते हैं, इसमें क्या। इतना मार मारती थी जिसका कोई हद नहीं है। उस समय का क्वेश्चन आंसर आज ले हम लोग को याद है। पता नहीं कौन चीज याद कराए थे लोग। क्लास 5 का एक चैप्टर था नल एंड दमयंती, हम ही से पूछे थे, तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे और नहीं सुनाए तो देख लेना तुम। तो हम लोग उस समय का याद है यहाँ पे, नल एंड दमयंती का क्वेश्चन आंसर। उसमें एक विलेन था, पुष्कर नाम था उसका विलेन का, वो एकदम बताओ। तो हमको आज भी याद है, इतना डर था। इधर आओ, यस मैडम। आदमी हाफ पैंट पहन के जाता था 5 क्लास में, नहीं समझ आ गया। हाफ पैंट पहन के जाएगा आदमी, और नेताजी निकले रहेगा इसे, इसमें 2 लाइन बन जाता है। अब ब्लेड लेके जाता था आदमी, टिकोरा खाते रहता था, दांत अंगर जाता था। अब क्या कर जाए, आदमी डरा रहा था। अब मोजा हिया तक रहता था, ढीला होकर लटक जाता था इसे, तो रबड़ लगाना पड़ता था इसे, रबड़ लगाओ। और कलक्का जुतवा रहता था, और उसमें आगवा छेद हो जाता था इसे, खेलते खेलते ना आगवा उसमें छेद हो जाता। और जब तक चारों उंगली बाहर नहीं आ जाए, घर वाला दूसरा जूता नहीं दिलाता था। हालत खराब एकदम। इधर आओ, याद है? यस मैडम जी। बताओ, हुआ पुष्कर, पुष्कर वहां जो नोटिस गैम्बलर। हमको इतना खौफ था, आज तक हमको याद है क्वेश्चन वहां, क्लास 5 का। जाओ तो आदमी चल गया, जब बच के आता था ना इसे, जाए हम जाओ, और जैसे घूमता था आदमी तब मुंह बना, बच गई लो। अब उसके बाद जो जाता था आदमी, उसका मजा लेता था, ये फांस तो पिटाए गया हमें। अरे बाप रे बाप। जेल का जिंदगी होता था वो, आदमी हिल गया। आप लोग का अब शहरों में तो बड़ी महंगा महंगा फीस है, तो फीस महंगा। मंथली कितना है? 3-4 हजार। ये ठीक हुआ हम लोग उस समय पढ़ लिए, नहीं तो घर वाला पढ़ाई भी नहीं करता। 3,000 रुपया बहुत टॉप है जी। 3,000 सब लोग थोड़ी दे सकते हैं। स्कूल पे भी डिपेंड करता है ना। तो सबका अपना। सर वो मैडम अभी हैं? हाँ अभी वो डर लगता है। नहीं, माँ बाप और शिक्षक के आदमी तो अभी भी वैसे ही रहता है ना। अब ऐसे कौन सी कहेगा आदमी कि ये संस्कार भी एक चीज होता है कि नहीं है। और किसके लिए मारा पीटा गया था? हम ही लोग के लिए तो। अरे वो और खतरनाक बोर्ड होता है वो, ICSE इंटरनेशनल बोर्ड होता है वो, और खतरनाक होता है। उसमें पढ़ना है आपको। पूरा नाम बताओ तब तो। वो तो आगे चैप्टर का है आपका, इंटरनेशनल रिलेशन का, UNO का पार्ट है वो। तो प्रस्तावना में कहां से पूछ रही हो बेटो? ले जय दादा, एक से एक खतरनाक हमरा से क्वेश्चन पूछता है। सर कह रहा है कि सर जय हिंद का मतलब क्या होता है? जापान अमर रहे। गजब क्वेश्चन पूछ रहा है। हिंद मतलब हमारा देश, जय मतलब हम उसकी विजय हो, उसका इज्जत बढ़े, उसका मान सम्मान बढ़े। जय का मतलब क्या होता है? यही ना होता है, उसका जय जयकार हो, हर जगह उसकी कीर्ति फैले। गजब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो इसे छोड़ो, यहाँ पे आगे बढ़े। तो आप लोग को प्रस्तावना समझ में आ गया? आ गया? बताइए, एकता अखंडता तो बाद में जोड़ा गया। और इसमें जो बंधुता शब्द है कहां से आया है? फ्रांस। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना
यस यस। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी कहते हैं। संघ और वयस्क मताधिकार है। स्वतंत्रता कितने प्रकार का? 5। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता कहां से? हम प्रभुत्व संपन्न है या संप्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया प्रस्तावना। किसी को दिक्कत? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दिन कल्पित होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अलंकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। याद हो गया? जय हिंद सर। हाँ, लास्ट में जय हिंद बोल दो भाई। आई वाला फेंकने के लिए याद करना, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम। आई अब याद हो जाएगा ना तो और ना रगड़ के बोलना एकदम जोर से एकदम। आज तारीख 26 नवंबर 1949 या मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ओके बुझेबे नहीं करे एकदम धाए से उठ जाओ। बाप रे बाप, इस सबसे रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं। समझा क्या? ये जब मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी याद रखोगे ना, से रिजल्ट से लेना देना नहीं है। इंटरव्यू में जाके मत बोल देना कि मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी ना, वही में से पूछेगा अच्छा ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है विक्रम संवत में? क्या जा ये तो हो गया गैल भैंसिया पानी में। इसलिए इंटरव्यू में जाइएगा तो जितने जानते हो उतने उड़िएगा। हाँ बोला? ये कब बोला जाता है? बोला ही नहीं जाता है। आप दो दो कैलेंडर क्यों फॉलो करिएगा? अपने से सोच के देखिए। अगर हम आप आज तारीख पूछे तो आप ग्रेगोरियन प्रस्तावना क्वेश्चन पूछेगा, मतलब ये कहां बोला जाता है प्रस्तावना? कहीं नहीं बोला जाता है। संविधान की आत्मा है, जैसे मूल अधिकार कहां बोला जाता है? हाँ, डीपीएसपी कहां पूछा जाएगा? इमरजेंसी कहां पर पूछा जाएगा? वो तो संविधान का हिस्सा है, आपको पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन आएगा। इसमें अब पूरा संविधान याद है? कहीं संघ शब्द की चर्चा हुई है? वयस्क मताधिकार की चर्चा हुई है? ऐसे यूं तो बहुत लाखों शब्द है जिसकी चर्चा नहीं हुई है। वो तो राष्ट्रपति की भी चर्चा नहीं हुई है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछता है वो यही पूछता है कि बताइए निम्नलिखित में से किस शब्द की संविधान में प्रस्तावना में चर्चा नहीं हुई है? तो ऑप्शन सी पे लिखा होता है संघ और ऑप्शन डी पे लिखा होता है वयस्क मताधिकार। अब इसके बाद क्या है? लव मटेरियल दिखेगा। प्रस्तावना हो गया। बड़ी उटपटांग लंबा टॉपिक होता है प्रस्तावना। चलो इधर देखो। प्रस्तावना की संविधान की कुंजी कहते हैं मनोभाव दिखता है। और क्या है? प्रस्तावना के आधार पर नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार की न्याय, प्रतिष्ठा और 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के भाग माना संविधान की आत्मा मानता। ठीक है, संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? किसे कहेगा? किस अनुच्छेद को? तो 32 के चक्कर में पूरा भाग 3 नहीं ना बोल देंगे। पूरा भाग 3 नहीं ना बोलेंगे, नहीं तो एक को ऐसा लिखा रहता है। समझो क्या किस भाग को प्रस्तावना कहते थे? आत्मा कहते थे। आर्टिकल 32। वो आर्टिकल 32 के चक्कर में ना भर दे पूरा भाग 3 मार देगा। फंडामेंटल राइट हमारी आत्मा थोड़ी है। 32 हमारी आत्मा है, केवल 32 है। ठीक है, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाएगा। भाग अगर कहेगा किस भाग को, तो प्रस्तावना। किस अनुच्छेद को? प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता कहां से है? हाँ, बेरूबरी या चंपकम दोराई राजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है। ये तो गजब हो गया, भाग ही नहीं है। उसके बाद केशवानंद भारती में कहा कि नहीं ना, भाग है और आत्मा है।
मतलब गजब बात है। एक तो आप कल भाग ही नहीं मान रहे थे, और माने तो ऐसा माने कि आत्मा बना लिए। कल तक जो भाग नहीं मान रहा था, आज माना ऐसा कि क्या बना लिया, आत्मा। समझ में आ गया? नहीं, किसी चीज के प्रस्तावना का यूज कहीं नहीं होता है। हाँ, नहीं, जैसे राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गाना, ये सब नहीं होता है, इसका कोई वो नहीं है। मतलब बस ये याद रखना है आपको, जब पॉलिटी के हिस्सा के तो राष्ट्रपति के शपथ के लिए आपको है कि अनुसूची बना है, अनुसूची है, 3 में सारा चीज लिख दिया कि नहीं लिख दिया। 1 भारत राज्यों का संघ, 2 वेतन, 3 शपथ। तो उसमें सबके शपथ की चर्चा है, राष्ट्रपति के शपथ के लिए नहीं है, क्योंकि उसके लिए अलग है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के लिए अलग से अनुच्छेद है, बाकी उसमें सबका शपथ है। उसमें केशवानंद भारती में आत्मा मान लिया था। कितनी बार संशोधन हुआ है? 1 बार। धर्म और पंथ निरपेक्ष समझ में आ गया। राज्य के लिए आवश्यक तत्व, राज्य के लिए बता ही दिए थे कितने चीजों की जरूरत है, 4। सबसे पहला राज्य यानी देश, राज्य यानी देश, स्टेट, स्टेट। पहला क्या होना चाहिए? क्षेत्रफल। भाई आपके पास पहले तो जमीन होनी चाहिए, उस जमीन पर रहने वाली जनसंख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जनसंख्या। और उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए क्या होनी चाहिए? सरकार। और सरकार के पास पावर यानी प्रभु, क्या हो? संप्रभुता हो, संप्रभुता। क्या हो? सरकार के पास संप्रभुता हो। किसी को दिक्कत? देखो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास क्षेत्रफल है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, संप्रभुता है, पूर्ण संप्रभुता नहीं है। तो जब भी हम संप्रभुता लिखेंगे तो कहने का सेंस है कि पूर्ण संप्रभुता की ही बात कर रहे हैं। तो भारत का कोई राज्य जिसके पास पूर्ण संप्रभुता है? तो क्या कोई राज्य है जो देश बन सकता है? लेकिन भारत के पास संप्रभुता है या नहीं है? आज हमारा मन करेगा हम नोट चेंज कर देंगे, सरकार का आज मन करे नोट चेंज कर देगा, उनका मन वो किसी का लगा सकते हैं। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, किसी का भी लगा सकते हैं वहां पर। आगे बढ़े। केशवानंद भारती, तो देखो केशवानंद भारती का जो विवाद है, ये हम उसमें चलेंगे, बहुत लैंडमार्क डिसीजन है, बहुत बेहतरीन है केशवानंद भारती का। संप्रभुता समझ में आ गया। स्वायत्त राज्य किसे कहते हैं? वैसी राज्य जिसके पास संप्रभुता बाकियों की तुलना में ज्यादा हो, उसे हम क्या कहेंगे? स्वायत्त राज्य, डोमेनियन स्टेट। स्वायत्त राज्य, बाकियों की तुलना में यदि उसके पास क्या ज्यादा हो? डोमेनियन स्टेट, संप्रभुता ज्यादा हो। जैसे 370 जब नहीं हटा था तो जम्मू कश्मीर, चीन का तिब्बत, चीन का तिब्बत स्वायत्त राज्य, वहां का बहुत सारी चीजों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो आंशिक संप्रभुता को हम क्या कहेंगे? स्वायत्त राज्य। आंशिक संप्रभुता को स्वायत्त राज्य, और कंप्लीट संप्रभुता देश। कंप्लीट संप्रभुता देश। जम्मू कश्मीर के पास क्या कंप्लीट संप्रभुता थी या स्वायत्त राज्य था? अब स्वायत्त भी नहीं रहा, अब तो राज्य भी नहीं रहा, अब तो एक भी नहीं रहा, 2 हो गया। इतना जगह से बेचारे को दुखा रहा है, समझे में नहीं आ रहा है कि दर्द किधर है, कहां से दर्द हो रहा है उसको पता नहीं चल रहा है। जाओ अमित शाह से और लड़ो। वहां के लोग कह रहे थे कि 370 हटाने के लिए मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा। तो अमित शाह कहें तो इसमें कौन सा बहादुरी है, गुजर जाएंगे। सब फेवरेट डायलॉग होता है सब लोकतंत्र का, मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा। आगे बढ़े। अगला देखते हैं शासन के प्रकार। क्या देखते हैं? शासन के प्रकार। शासन के प्रकार, ठीक है। हम आपको सरकार के प्रकार, और उससे पहले होगा शासन के प्रकार है। पहले शासन देख बबुआ, उसके बाद सरकार देखियो। शासन कितने टाइप से हो सकता है, उसके बाद सरकार का प्रकार देखें। शासन के प्रकार,
शासन एकात्मक हो सकता है और शासन संघात्मक हो सकता है। एकात्मक और संघात्मक हो सकता है। इसमें दिया है कि नहीं जी? अब क्या होता है, ये यूनिटरी हो गया एक जैसा, ये आपका हो गया फेडरल, फेडरल या संघात्मक। तो हम एकात्मक और संघात्मक में अंतर ये समझेंगे कि देखिए यहां पर एकात्मक में क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, क्या होती है, ये कंप्लीट पावर रखती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी पावर नहीं रखा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं दिया जाता। एग्जैक्ट वैसे ही जैसे राज्य के अंदर, चूंकि आपने इस गवर्नमेंट को देखा ही नहीं इसलिए आपको अजीब नाक भाव बनाते हैं, किशन सरकार है की पावर ही नहीं, देखे नहीं है तो 35 कोना का मुंह बनाओगे लोग। एकात्मक तो आप देखे नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या देखे, संघात्मक देखे, क्योंकि हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है, साथ साथ क्या है, स्टेट गवर्नमेंट का पावर है। तो हम लोग तो फेडरल गवर्नमेंट देखे हैं, हम लोग क्या देखे हैं, फेडरल गवर्नमेंट तो देखे हैं, एकात्मक तो देखे ही नहीं, यूनिटरी मेथड हम लोग को पता ही नहीं है, इसलिए 5 कोना का मुंह बनाएगा सब, इससे कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा। तो आप ऐसे समझिए, जो आप देखे हैं स्टेट गवर्नमेंट देखिए, हम राज्य सरकार सब देखे हैं, हमारे ही स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एक और चीज है, पंचायत है कि नहीं है पंचायत। लेकिन पंचायत को भी गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेती है कि नहीं लेती है कंट्रोल में। जो हो गया तुमको ले इसको, अरे इधर वाला खुलेगा जना, ये देखिए गिर जाएगी, पूरा जा भी नहीं पाएगी सही से। कितनों समझा लीजिए फर्क ही नहीं पड़ता आप लोगों से। फिर दिमाग में अब पढ़ाते पढ़ाते इतना उम्र हो गया ना, एक चीज बैठ गया कि एक ही चीज के लिए आप लोग को इतना बोलना पड़ता है। उसका कोई तबीयत खराब नहीं, वो खाना नहीं खाई है, शक्ल से लग रहा था रात में नहीं खाई होगी, लेट हो गया, सुबह चल दी। अरे वो कितना करती है सर, 22-23 किलो का। हाँ जी, तुम लोग से मजबूत हमारा खांसी है। तो समझो ध्यान से, मेरी बात समझो, आप ऐसे समझो कि हम लोग पंचायतों के मामले में एकात्मक हो जाते हैं, पंचायत गवर्नमेंट के मामले में हम क्या हो जाते हैं, एकात्मक। स्टेट गवर्नमेंट बैठी हुई है, बना दिए कि पंचायत हो, मुखिया रहेंगे, प्रधान रहेंगे, बीडीओ रहेंगे, ये रहेंगे, कंट्रोल अपने पास रखेगी, उसको कोई कंट्रोल नहीं है। नियम बना देगा कि मुखिया को जितना भी सामान दिया जाएगा अब डीएम खरीद के देंगे। अब बेचारा मुखिया चुपचाप देख रहा है, क्यों, पूरा कंट्रोल रखा है। तो हमारे यहाँ एकात्मक किस चीज पे देखने को मिलता है, पंचायत बनाया गया, 73वां संविधान संशोधन किया गया है, सब कुछ बनाया गया है, ऑटोनोमस छोड़ा गया उसको कि गांव का डिसीजन वही लेगा, लेकिन इनडायरेक्टली सारा कंट्रोल क्या रख लेता है, अपने ही पास रख लेता है कि नहीं। तो पंचायत जो हम देख रहे हैं ये कैसा है, एकात्मक। लेकिन पंचायत चूंकि इतनी छोटी लेवल की इकाई हो जाती है, देश के आगे इतना छोटा इकाई हो जाता है कि हम लोग उस पर कोई संवैधानिक निर्णय पे नहीं पहुंचेंगे। तो अगर हम देश की बात करें तो ऐसे देश जहां पे स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर ही नहीं दिया गया, उसे क्या कहते हैं, एकात्मक। जैसे ब्रिटेन, स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं है। एकात्मक की एक खराबी है, ये बड़े देश पे लागू नहीं होता है, ये बड़े देश पे, जैसे सिंगापुर एकात्मक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा एरिया एकात्मक हो सकता है। भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश को एकात्मक एक आदमी कंट्रोल ही नहीं कर सकता, क्योंकि अलग अलग भाषाएं हैं, कल्चर अलग है, खाने पीने का कुजीन्स अलग अलग है। कुजीन समझते, वेराइटी, वेराइटी को ना ये सब सीबीएसई वाला अब कुजीन बोलने लगा। कुजीन बोलता है सबने जी, हाँ अभी नहीं, अलग अलग टाइप का बोलता है सर, वो नया नया खाली टाइम पे सोचते रहता है सर। अच्छा रुको, ऐसा बोलेंगे ना बुझेबे ना करे, रुको ऐसा बोलेंगे बुझेबे ना करे। बेवरेज, बेवरेज में तो पीने वाला चीज, चाय पानी, कोल्ड ड्रिंक सबको ना क्या बोलेगा, बेवरेज बोलेगा। एनी प्रॉब्लम,
तो बताइए एकात्मक हम लोग कभी संभव हैं? तो हम लोग एकात्मक संभव नहीं है। हम कैसे हैं? संघात्मक। लेकिन संघात्मक में लड़ाई हो जाएगा। संघात्मक में क्या हो जाएगा? लड़ाई हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट कहेगा कौन ची कर लेगा रे, उतरने नहीं देंगे, हमारी जमीन है यहाँ पे। बवाल नहीं हो जाएगा? बवाल हो जाएगा। तो संविधान निर्माता लोग को पता था। अब अम्बेडकर साहब के पास समस्या गया कि ये तो लड़ जाएगा सब, वो आगे क्या किया जाए। तो उसी समय अम्बेडकर साहब डिसाइड कर दिए थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को लड़ने की जरूरत नहीं है। संघ सूची में लिखे गए 100 विषयों पे कानून बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, और राज्य सूची के विषयों में लिखा गया कितने विषय? 61 विषय पे कानून बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट। और दोनों के लिए बनाया गया समवर्ती सूची। क्या बनाया गया? समवर्ती सूची। तो सबका अपना अपना बाउंड्री फिक्स कर दिया कि आप इससे इधर नहीं जाइएगा, आप इसमें नहीं जाइएगा। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सूची में आएगी तो तुरंत ही चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट। कहां चल जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट कह देगा कौन सी कर रहे हैं आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं तो आप स्टेट गवर्नमेंट में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? मना करेगा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जब उनको डांटेगा तो उनका मोह मोह हो जाएगा। सेंट्रल और स्टेट समझ में आ गया? तो हमारा संघात्मक तभी संभव है जब हम सेपरेशन ऑफ लिस्ट रखें। ये यूनियन लिस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ये सेंट्रल लिस्ट है, कौन बनाए? ये स्टेट लिस्ट है। दोनों अलग अलग। और जहां कॉमन आएगा शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जैसे कॉमन चीज आएंगे, दोनों बना दो, दोनों बना देंगे। अच्छा है कि नहीं? अच्छा, अगर कोई ऐसा चीज आए, फ्यूचर का चीज आए, तो अवशिष्ट सूची। फ्यूचर का कोई चीज आए जैसे साइबर क्राइम हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर आपका रोबोट हो गया, एआई हो गया, ये सब किसमें चला जाएगा? अवशिष्ट सूची में। जिसपे कानून कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार बनाती है। तो हम लोग किसमें आएंगे? किसमें? संघ। अब रियलिटी समझिए, एकात्मक तो है नहीं, लेकिन हमारे शासन व्यवस्था में 80% संघात्मक है और 20% लक्षण एकात्मक का है। गौर करके देखिएगा। देखिए, आपको एक एक पॉइंट बाय पॉइंट बताते हैं। ये अगर स्टेट के पास अपना पावर होता तो स्टेट को अधिकार होता अपना राज्यपाल चुनने का। अगर स्टेट के पास अपना पावर होता तो स्टेट को क्या अधिकार होता? अपना राज्यपाल चुनने का। लेकिन इस राज्यपाल को भेज कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, बिना इससे पूछे। और कोई टर्म भी फिक्स नहीं है, 5 साल रहेगा कि 5 दिन रहेगा, पता ही नहीं चला कब हमारे आर्लेकर साहब यहां से ट्रांसफर हो गए केरला के राज्यपाल साहब आ गए आरिफ मोहम्मद खान बिहार में, पता ही नहीं चला। पता चला? तो भैया ये वाला तो कहने के लिए कह दिया यहां पर, एटलीस्ट इनसे पूछते तो। आप इतना भी नहीं रहता तो 4 ठो नॉमिनेट कर देते कि इन चारों में से किसी एक राज्यपाल को आप चुन लीजिए। कुछ नहीं। तो इसमें सुधार चाहिए कि नहीं? तो बताइए, संघात्मक होते हुए भी किसका गुण है? हाँ, एकात्मक का गुण है कि नहीं है? न्यायपालिका। न्यायपालिका संविधान में अभी न्यायपालिका में बीएनएस लागू कर दिया। आईपीएस की जगह क्या कर दिया? बीएनएस। किसी राज्य से पूछा और राज्य पे लागू कर दिया। बिना राज्य से पूछे किस पे लागू कर दिया? राज्य। हो गया? क्या है? संघात्मक होते हुए लक्षण किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सीए अलग रखे, कहां खर्चा हुआ कहां नहीं। स्टेट गवर्नमेंट अपना सीए अलग रखे, जैसे हम अपना सीए अलग रखें, आप अपना अलग रखिएगा। अपना सबका अपना अलग अलग सीए होता है। आप लोग को अभी सीए की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में पड़ेगा। ठीक है? तब क्या करिए, अपनी सीए क्या करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट हिसाब किताब रखता है, कहां से पैसा आया कहां गया। तो कहता ना ना ना, एक को सीए रहेगा, बड़का सीए रहेगा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, बड़का सीए रहेगा, और वो दोनों का जांच करेगा। दोनों का जांच करे, ठीक है, लेकिन राज्य से पूछा ही नहीं, किसी राज्य से पूछा ही नहीं कि वो सीएजी बनाने किसको जा रहा है। और कह दिया जांच करेगा कौन? सीएजी। जांच कौन करेगा? सीएजी जांच कर देगा। ले भाई साहब, ये तो संघात्मक, ये तो हम लोग संघात्मक दिख रहे हैं, लेकिन उसी के अंदर कुछ ना कुछ खतरनाक चीज छुपा हुआ है। किस चीज का? एकात्मक। किसका छुपा हुआ है? एकात्मक का। ये बताओ, आपातकाल, आपातकाल
ये भैया जो यह आपात लगाएगा राज्य सरकार खत्म में हो जाती है, कहानी खत्म हो जाए राज्य सरकार का। तो हम खड़े खड़े क्या हो जाते हैं, एकात्मक हो जाते हैं। तो हम हैं संघात्मक, लेकिन इसी संघात्मक में हमारे अंदर कुछ ऐसा ऐसा गुण छुपा है जो किसका होना चाहिए, एकात्मक। किसका? इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति किसी ना किसी राज्य में ही रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी जमीनें नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, तनी मनी चंडीगढ़ ही सब है, नहीं समझ, वो भी यूनियन टेरिटरी है, किसी न किसी स्टेट में रहेगा, चाहे वो बिहार में रहे, यूपी में, पंजाब में, कहीं पे भी रहे। लेकिन उस राज्य में रहने के लिए नागरिकता उसको केंद्र सरकार देगी। नागरिकता कौन देगा? जैसे नेपाल से कोई आया बिहार में रहने के लिए, नेपाल से आया कोई यूपी में रहने के लिए, तू रह पाएगा परमानेंट यूपी में या बिहार में? वो यूपी बिहार नहीं डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल। या भाई साहब ये गुण किसका है? हाँ, होना क्या चाहिए कि आप किसी नेपाली व्यक्ति को नागरिकता दे रहे हैं, होना यह चाहिए संघात्मक के हिसाब से कि आप उसे नागरिकता दे दीजिए। उसके बाद उस नागरिकता का पेपर स्टेट गवर्नमेंट को दीजिए, बिहार सरकार को। क्या आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? अब बिहार सरकार करे तब उसको दोबारा एक्सेप्ट करे, दोहरी नागरिकता, एक बार सेंट्रल से अप्रूवल, एक बार स्टेट से अप्रूवल। बिहार सरकार कहेगा कि अरे भाई साहब हमारा इतना कंजेशन है, इतना छोटी जनसंख्या, कुछ है ही नहीं है यहाँ इंडस्ट्रीज के नाम पे, आप यूपी में बसा दीजिए ना, बड़ा एरिया इंडस्ट्री दुनिया भर का है। तब वो कहाँ भेजा जाएगा? यूपी में। पता चला दोनों नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ जोड़ देगी, ना रख तो, ना रख तो जा। अमेरिका में ऐसा होता है, अमेरिका में ऐसा होता है। अभी देखिए अप्रवासी भारतीय स्टेट में घुस गए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट आई बाहर कर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट बाहर कर दी, ट्रंप आए बाहर कर दिए, बाहर कर दिए ना। कोई दिक्कत? तो यूएसए संघात्मक है या नहीं? वो कंप्लीट संघात्मक है। हम लोग भी संघात्मक हैं, लेकिन कुछ कुछ गुण हमारे अंदर ऐसा है ना जो किस चीज का है? हाँ, एकात्मक का है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, किसी पर भी महाभियोग, बताओ राष्ट्रपति को चुनने में हम लोग भी भाग लिए थे? भाग लिए थे कि नहीं लिए? भाग लिए थे। लोकसभा राज्यसभा भाग ली थी, और राज्यों की विधानसभा भाग ली थी। हाँ, भले हमारा विधान परिषद नहीं लिया, विधानसभा भाग ली थी। हमने चुन के राष्ट्रपति को भेजा, और राष्ट्रपति कुछ गड़बड़ किया तो ऊपर ऊपर हटा दिया सब। हम लोग पूछे हमारे राष्ट्रपति, वो हटा दिए लोग, महाभियोग लगा दिए। पता नहीं है क्या तुमको? क्लास नहीं किया, फाउंडेशन क्लास, जाओ खान सर के पास, भेज देंगे। किसके पास? हमारे पास। अरे हम क्लास करेंगे, क्लास कराएंगे। हम कहने के लिए संघात्मक है, 80% क्या है? संघात्मक, लेकिन 20% एकात्मक। मतलब सेंट्रल अपना दबदबा दिखा देता है, सेंट्रल अपना दबदबा दिखा दे रहा है कि नहीं दिखा दे रहा है? तो ये हो गया आपका इस एकात्मक। क्या होता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट को आप कोई पावर न दे, सारा पावर सेंट्रल को दे दे, तो स्टेट गवर्नमेंट होता है। ये छोटे देशों में संभव है, बड़ी जनसंख्या वाले देश में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहां पे कल्चर, भाषा, खाना पीना सब अलग हो जाएगा। इसी कारण भारत को संघात्मक फेडरल गवर्नमेंट बनाया गया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को मुख्य मुद्दे दिए गए और ज्यादा शक्तियां दी गई, और स्टेट गवर्नमेंट को कभी भाषा के आधार पर, कभी कल्चर के आधार पर, कभी जनजाति के आधार पर अलग अलग स्टेट समय के साथ बढ़ते गए। लेकिन कई ऐसे जगह गए कि हम संघात्मक होते हुए भी संघात्मक नियमों का पालन न करते हुए स्टेट से शक्तियां छीन लिए। जैसे महाभियोग के मामले में, राज्यपाल की नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका हो गया, सीएजी हो गया, आपातकाल हो गया, नागरिकता हो गया। ये क्या चीज है? हम लोग एकात्मक गुण है। जबकि संघात्मक के एकहरी नागरिकता नहीं होती है। कैसी होती है? दोहरी नागरिकता। कैसी नागरिकता होती है? दोहरी। जब 370 लागू था तो कश्मीर में भी दोहरी नागरिकता था, वो भारत के नागरिक के साथ साथ कश्मीर का भी नागरिक होता। तो संघात्मक एकात्मक समझ में आ गया। राज्यपाल की नियुक्ति कैसा है? एकात्मक। एकात्मक ना, एकहरी नागरिकता एकात्मक होता है। नीति आयोग, योजना आयोग, ये सब क्या है? एकात्मक हो जाता है। नीति आयोग कहां बैठा है? दिल्ली में। उसी का नाम क्या है? योजना आयोग। नीति आयोग या योजना आयोग। अब बताओ, ये योजना आयोग दिल्ली में बैठ के सबके लिए योजना बना दिया, उसमें हमारा कोई मुख्यमंत्री शामिल नहीं है, योजना बना देगा। नहीं समझ में गया? तो ये सब गुण किसके हैं? एकात्मक का। तो हम इसमें एक एक करके आपके गुण देख लेते हैं। राज्यपाल का होना एकात्मक है, एक नागरिकता एकात्मक है, संसद द्वारा कानून सबके लिए माने एकात्मक है, सीएजी एकात्मक है, एकहरी नागरिकता एकात्मक है, आपातकाल एकात्मक है, यूपीएससी एकात्मक है। यूपीएससी भी है कि नहीं? एग्जाम लिया, भेज दिया, डीएम बन के जाओ राज्य में,
और राज्य सरकार को पता नहीं सिलेबस क्या है, तुमको क्या का मतलब है, ट्रेनिंग कौन दिया, चुपचाप शांति से रहो। कितना सीनियर है उससे तुमको क्या है, तुम्हारे यहाँ का डीएम है, ठीक है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के आओ थोड़ा बताई तो आओ नक्सल एरिया में भेजेंगे ना, उसके बाद सस्पेंड ना कर दिए तो कोई हो। तो डीएम सरकार के डायरेक्ट टच में होता है, समझ में क्या, डायरेक्ट टच में होता है। किसी को दिक्कत तो इसमें आपको क्यों, इसमें सारा चीज लिखा हुआ है, न्यायपालिका, आपातकाल, नागरिकता, नीति आयोग, महाभियोग, ये सब किसका गुण है, किसका गुण है, एकात्मक का गुण है। तो हम संघात्मक या एकात्मक, अर्ध संघात्मक। कैसे, अर्ध संघ, अगर कहेंगे ज्यादा एकात्मक या ज्यादा संघात्मक, ज्यादा संघात्मक, ज्यादा एकात्मक नहीं है। संघात्मक और एकात्मक में हम कंप्लीट नहीं है। तो ये जिम्मेदारी जब ड्राफ्ट करने के लिए दी गई थी तब अंबेडकर साहब ने कहा था कि हमें इस बात पर जोर नहीं दिया कि संविधान को एकात्मक रखना है या संघात्मक रखना है, हमने जोर इस बात पे दिया कि भारत के लिए कौन अच्छा है। जहां भारत के लिए संघात्मक ठीक था हमने संघात्मक अपनाया, जहां हमें यह उचित लगा कि भारत के लिए एकात्मक ठीक है वहां हमने एकात्मक को लगा दिया। समझ में आ गया, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, तुम लोग हंसो नहीं, आगे बढ़े। तू सब समझ जाती है ना तो हंसने लगती है, देखो तुम भी बकलोल नहीं हम भी बकलोल नहीं, कितना अच्छा, तुमको संघात्मक आ गया हमको एकात्मक आ गया, दोनों लोग साथे रहेंगे, लोग पढ़ते रहेंगे, लोग दिमाग लगाएगी, एकदम खुश हो जाएगी। संघात्मक है, संघात्मक आ गया है। लेकिन ये सब गांव में बुझाता था। हाँ, संघात्मक एकात्मक समझ में आ गया। अगर आप मेंस लिखिएगा ना, यूपीएससी बीपीएससी स्टेट गवर्नमेंट, तो उसमें यही सब सवाल आता है, वहां ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, मेंस में यही लिखेगा कि भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी इसके अंदर एकात्मक गुण उपस्थित हैं। अब इसकी चर्चा करिए, आलोचनात्मक चर्चा कीजिए या सुधारात्मक चर्चा कीजिए, तो आपको ये सब बताना पड़ेगा कि हम एकात्मक किसे कहते हैं, संघात्मक किसे कहते हैं, क्या क्या गुण है यहाँ पे, फिर आपको सुझाव भी देना होगा। अगर कह देगा कि आपको सुधारात्मक आपको बताना है, अगर सुधार की नहीं करना है तो सीधे यही कर दीजिएगा, सुधार करना है तो कह दीजिएगा एक सलाह किससे ले लिया जाए, राज्य सरकार से, या एक कमेटी बना दिया जाए जिसमें राज्य सरकार भी अपनी सलाह दे सके। नहीं समझे, भले आप उसको मानने के लिए बाध्य हो या ना हो, क्योंकि बार बार बाध्य कर देंगे ना तो राज्य सरकार भी कम नहीं है, सब यहाँ पे मनमानी करने लगेंगे। उधर सेंट्रल में दूसर पार्टी की सरकार है, नीचे दूसर पार्टी की सरकार है, तो हम विरोध करेंगे, मामला चाहे कुछ भी हो। नहीं समझे, तो हमको ही नहीं कि राज्य सरकार को खुश रखना है, तुम नहीं है खुश रहो, हाँ, देश सही रहना चाहिए। समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे। जय हिंद।